दोबारा से मैं स्टार्ट करूँ क्योंकि मैं तो हम बात कर रहे थे हमारे सोलर सिस्टम की। ठीक है, सोलर सिस्टम में जो सेंट्रल ऑब्जेक्ट है वो क्या है? सन है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब इसके गिर्द कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं या कुछ हेवनली बॉडीज जो हैं वो रोटेट कर रही हैं, उनको हमने नाम दिया प्लैनेट्स का। अब कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट से गिर्द जो है वो रिवॉल्व करते हैं, उनको हमने नाम दिया मून का। ठीक है, अब कुछ ऐसे प्लैनेट्स भी हैं जिनको जो कि सन के गिर्द रिवॉल्व तो कर रहे हैं, लेकिन हम उनको प्रॉपर प्लैनेट्स नहीं कहते। वो क्यों नहीं कहते वो हम आगे जाके प्रॉपर डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। उनको हम नाम देते हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स का। ठीक है, प्लैनेट्स देन ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस हम उनको ड्वार्फ प्लैनेट्स का नाम देते हैं। क्यों देते हैं वो हम आगे जाकर देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से कुछ जो है बेहंगम से ऑब्जेक्ट जो हैं वो भी हमारे सोलर सिस्टम में एक खास किस्म की जो है वो गर्दिश कर रहे हैं हमारे सन के ही गिर्द। ठीक है, उनको हम नाम देते हैं एस्ट्रॉइड्स का, और इनकी एक प्रॉपर बेल्ट मौजूद है, उस बेल्ट को हम नाम देते हैं ए, इसको मैं ए बी से जाहिर कर रहा हूँ, एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है जी, तो ये कुछ चीजें थी जो मिलकर हमारा सोलर सिस्टम बनाती हैं, मेन ऑब्जेक्ट्स। इसके अलावा कॉमेट्स भी होते हैं, इसके अलावा जो है मेटियोर्स भी होते हैं, हम इन सबको जो है एक एक नजर देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक ऑब्जेक्ट्स है जिनसे मिलकर हमारा सोलर सिस्टम बना हुआ है। तो सोलर सिस्टम में तो सोलर सिस्टम जो है उसको हम, उसका जो मेन ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था विच कंटेन्स अबाउट 99% ऑफ द मास, वो है सन। हम सन को देखते हैं बेसिकली कि सन है क्या। ठीक है, सन जो हम कहते हैं कि आग का एक जलता हुआ गोला है, क्या वो वाकई एक आग का जलता हुआ गोला है? अगर वो है तो ये आग बुझ क्यों नहीं रही? ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा कौन सा फ्यूल उसके पास प्रेजेंट है कि अरबों साल हो गए हैं इसकी क्रिएशन को, ये अभी तक बुझने का नाम ही नहीं ले रही? तो हम इन सब चीजों को समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि हमारा सन जो है दैट इज अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, एक नेबुला से, मैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था जब हम फर्स्ट लेक्चर में थे, मैंने आपको बताया था कि गैस एंड डस्ट के जो है क्लाउड्स बन गए थे। उन क्लाउड से जो है बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी फॉर्मेशन हुई। इसी तरीके से हमारा जो सोलर सिस्टम है उसकी भी जो है फॉर्मेशन एक नेबुला से हुई। नेबुला कहते हैं बेसिकली ऐसा धुएं और जो गर्दो गुबार होता है उसके बड़े बड़े बादल होते हैं, इतने बड़े बड़े बादल कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, उनको हम बोलते हैं नेबुलास। इसी तरीके का एक नेबुला था, उसका नाम है सोलर नेबुला। सोलर नेबुला से ही हमारा सोलर सिस्टम जो है वो वजूद में आया। ठीक है, ओके जी। तो अब हम सन को देखते हैं कि सन बेसिकली है क्या और किस तरीके से जो है इसकी फंक्शनिंग होती है। अब सूरज के पार्ट्स को स्टडी करने से पहले हम इसके एनर्जी प्रोडक्शन पर देखते हैं कि किस तरीके से एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है होती है एक स्टार में। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, मैं जरा ये चैट जो है ना इसको म्यूट कर लूं चैट को। ओके जी, तो मैं बात कर रहा था सन की। अब हम पहले देखते हैं कि सन जो है, बच्चे ऐशम आप लोग साइंस के हैं इस वजह से आपको पता होगा, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं, उनको ये चीजें नहीं पता होती। तो जिस तरीके से आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे आएंगे सीएसएस में जिनकी आपको बेसिक नहीं पता होगी, लेकिन दूसरे जो हैं लाइक फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है वो पॉलिटिकल साइंस में जो है वो ग्रेजुएशन करके पास आउट हुआ है। ठीक है, तो अब उसके लिए जो है पॉलिटिकल साइंस समझना आसान है, जो चीज उसके लिए बेसिक होगी वो आपके लिए एडवांस होगी जो साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है। तो इसलिए जो है पढ़ाया बेसिक से ही जाएगा पूरे थ्रू आउट द रेगुलर सेशन। ओके जी, तो पहले हम सन की एनर्जी प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि सन जो है इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ये कर कैसे रहा है प्रोड्यूस। तो बच्चे सन के लिए जो फ्यूल होता है, जिस तरीके से हम जो है वो पेट्रोल यूज करते हैं अपनी बाइक्स में, या घर में चूल्हा वगैरह जलाने के लिए गैस यूज करते हैं, लकड़ियां यूज करते हैं, इसी तरीके सन के लिए जो एनर्जी का सोर्स है, जो एनर्जी फ्यूल है, दैट इज हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो सोर्स के तौर पर यूज होता है, और किस प्रोसेस के थ्रू यूज होता है? वो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस। अब न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है और हाइड्रोजन इसके अंदर यूटिलाइज क्या होता है, कैसे होता है, हम पहले इस चीज को समझ लेते हैं।
तो बच्चे इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा एक सेकंड, कि जब न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर दो छोटे न्यूक्लियस मिलकर, ठीक है, आपस में रिएक्ट कर कर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। न्यूक्लियस क्या है ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। लाइक एक सेकेंड, लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ जो है रिएक्ट किया और इसके नतीजे में जो है हीलियम बना, ठीक है, हीलियम बनता है। अब हाइड्रोजन जो है इट हैज अ स्मॉल न्यूक्लियाई, ठीक है, लेकिन हीलियम जो होता है इसका स्मॉल न्यूक्लियाई नहीं होता बल्कि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। तो ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं हम? न्यूक्लियर फ्यूजन का। फ्यूजन मतलब मिलना, ठीक है, दो छोटी चीजों का मिलकर एक बड़ा एटम बनाना, एक बड़ा न्यूक्लियस बनाना, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन होता है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन में ना सिर्फ ये कि एक बड़ा जो है वो न्यूक्लियाई हमें देखने में मिलता है, बल्कि एक और चीज भी जो है वो प्रोड्यूस होती है, एंड दैट इज अनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। तो ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है सूरज जो है वो एनर्जी पैदा कर रहा होता है। तो इससे अब आपको दो चीजें पता चल गई, एक तो ये कि एनर्जी प्रोड्यूस कैसे हो रही है, और फ्यूल क्या है। फ्यूल के बारे में कि जो स्टार्स का फ्यूल होता है इसके बारे में एमसीक्यूज जो है वो सीएसएस में आ चुका है, तो इसको नोट डाउन भी कर लें, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है वो एज अ फ्यूल यूज हो रहा है। अब आपको पता चल गया कि प्रोसेस क्या हो रहा है। अब हो कहाँ रहा है? सूरज जितना बड़ा, उसका मैस इतना बड़ा, उसका डायमीटर इतना ज्यादा, तो वो हो कहाँ रहा है बेसिकली। अब इस चीज को समझने के लिए हम चलते हैं सूरज की एनाटॉमी पर, हम उसको पूरा उसका स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फिर हम उसको फर्दर भी डिवाइड करेंगे। पहले हम देखते हैं कि मेन पार्ट्स जिनमें डिवाइड किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, देन उसकी सरफेस, सूरज की सरफेस, एंड द लास्ट थिंग इज एटमॉस्फेयर, ठीक है। सन का अपना एक एटमॉस्फेयर है, जिस तरह हमारी जमीन का एक एटमॉस्फेयर है ना, इस तरीके मतलब कि इससे डिफरेंट लेकिन एक एटमॉस्फेयर जरूर कंटेन कर रहा होता है सन, ठीक है। तो तीन चीजों में मैंने आपको बताया सूरज को बेसिकली डिवाइड किया है साइंट या एस्ट्रोनॉमर्स ने। एक तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसका, दूसरा उसकी सरफेस, और जो थर्ड वन है दैट इज एटमॉस्फेयर। अब ये तीन चीजें हैं, इनको आपने याद करना है। अब हम बारी बारी एक एक कर देखते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, सरफेस में क्या आ जाता है, और एटमॉस्फेयर को हम किन पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 मिनट बाद आप अपनी मीटिंग जो है वो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, टाइम क्योंकि रन आउट हो जाएगा। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, इनको हम देखते हैं। सूरज को बेसिकली, सूरज के इंटरनल स्ट्रक्चर को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दैट इज कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन। अब क्यों नाम दिए गए हैं ये हम इनको ये समझते हैं। बच्चे जो सबसे अंदरूनी हिस्सा है सूरज का उसको नाम दिया गया कोर। कोर ही वो जगह है जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है। दो हाइड्रोजन मिलकर, सिंपल एक रिएक्शन के बारे में बता रहा हूँ, हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना रहे होते हैं और साथ में बहुत ज्यादा अनॉर्मल अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। तो इससे हम पता चला कि न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन कहाँ हो रहे होते हैं, बेसिकली कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शंस हो रहे होते हैं। और इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है वो आउटसाइड कैसे फ्लो करती है? वो फ्लो करती है इन दो स्ट्रक्चर्स के थ्रू या सर्फेसिस के थ्रू, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन। अब रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन को समझने से पहले हम दो फिनोमिनास को समझ लेते हैं, ताकि आपको जो है इनके ऊपर टाइम ना लगे कि हम जो है वो जल्दी से इन दोनों को कवर कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं रेडिएटिव जोन को, कि रेडिएटिव जोन, सॉरी, दो प्रोसेस को समझते हैं, रेडिएशन और कन्वेक्शन के फिनोमिना को समझते हैं पहले। रेडिएशन का फिनोमिना क्या है? बेसिकली बच्चे ये है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस। लाइक आप यूं कंसीडर करें कि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है एक जगह पे, वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है? जैसे इंसान है, मैं अपनी टांगों पर चलकर एक जगह से दूसरी जगह जाऊंगा, एनर्जी जो है वो किस तरह एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन हो सकती है? तो उसके लिए डिफरेंट फिनोमिना होते हैं। एक फिनोमिना उनमें से है, तीन फिनोमिना होते हैं बेसिकली, हम दो को पढ़ें। एक फिनोमिना उसके अंदर है रेडिएशन का फिनोमिना। क्या मतलब? लाइट, सॉरी, एनर्जी जो है वो रेडिएशंस की फॉर्म में, ठीक है, रेडिएशंस की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करे, दिस इज द फिनोमेना ऑफ रेडिएशन, ठीक है। दूसरा है कन्वेक्टिव फॉर्मूला, कि कन्वेक्शन के जरिए किस तरीके से जो है हीट फ्लो कर सकती है। अब इसकी मिसाल आप यूं समझ लें कि आपने पानी लिया और उसको जो है वो आग के ऊपर आपने रख दिया, ठीक है। थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि वो जो पानी है वो बॉईल होना शुरू हुआ,
और बॉईल होते होते वो जो पानी था वो सरफेस तक आ गया। अगर आप अब इस सरफेस वाले वाटर को टच करेंगे तो आपको जो है आपकी फिर भी जो है वो आपकी फिंगर हर्ट होगी, ठीक है, जल जाएगी। तो अब आपको ये पता चल गया कि हीट जो थी, जो नीचे पानी था, वो किस तरह एक लिक्विड जो है उसके फ्लो के थ्रू सरफेस तक आ गई, फ्लो करते करते। तो इस चीज को हम नाम देते हैं, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कन्वेक्शन का, ठीक है। तो इसी जो है फिनोमिनास पर बेस किया गया इन दोनों लेयर्स को, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर की इन दोनों लेयर्स को, रेडिएटिव जोन को और कन्वेक्टिव जोन को, कि जिस लेयर में, सूरज की जिस तह में एनर्जी जो है वो रेडिएशन के थ्रू बाहर निकलती है उसको नाम दे दिया गया रेडिएटिव जोन का, और जिस लेयर में एनर्जी जो है वो कन्वेक्शन के थ्रू जो है फ्लो करती है उसको नाम दे दिया गया कन्वेक्टिव जोन का। अब आपको समझ आ गई कि रेडिएटिव जोन क्या है और कन्वेक्टिव जोन क्या है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि रेडिएटिव जोन में एनर्जी जो है वो रेडिएशन के थ्रू क्यों निकलती है और कन्वेक्टिव जोन में कन्वेक्शन ही क्यों हो रही है, वहां पर रेडिएशन जो है उसके थ्रू क्यों एनर्जी जो है वो फ्लो नहीं कर रही। तो इसका जवाब है प्लाज्मा में लाई कर रहा होता है कि प्लाज्मा की नेचर कैसी है, सूरज के अंदर जो प्लाज्मा मौजूद है उसकी नेचर कैसी है। यही इस बात का जो है वो तयन करेगा कि एनर्जी जो है वो रेडिएशन के थ्रू जो है वो इवॉल्व होनी है या कन्वेक्शन के थ्रू। अगर प्लाज्मा जो है उसकी नेचर जो है वो ठीक है, इसका मतलब वो इतनी जो है उसके अंदर डेंसिटी मौजूद है कि वो रेडिएशंस को सपोर्ट कर सके, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर प्लाज्मा ठीक है तो वो सपोर्ट करेगा रेडिएशन टाइप ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी को। तो इसका मतलब हमें पता चला कि रेडिएटिव जोन जो है कि जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, इस जोन के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा जो है उसकी नेचर क्या है, थिक और डेंस है। दूसरी तरफ वो प्लाज्मा जो कि थिन नेचर का होगा, उसके अंदर जो है इतनी डेंसिटी मौजूद नहीं है कि वो रेडिएटिव टाइप ऑफ फ्लो को जो है वो सपोर्ट कर सके। तो उसमें क्या होगा बेसिकली, उसके अंदर जो है वो प्लाज्मा, क्योंकि एक तो वो थिन है और डेंस नहीं है, तो एनर्जी जब रेडिएटिव जोन से कन्वेक्टिव जोन तक पहुंचेगी तो वो प्लाज्मा, जिस तरह पानी हमारा उबलना शुरू हो जाता है, इस तरीके से जो प्लाज्मा है ये आप कह सकते हैं कि बॉइल्ड फॉर्म में ऊपर जाएगा और एनर्जी जो है वहां से इवेपोरेट या इवॉल्व हो जाएगी। और जब वो एनर्जी इवॉल्व हो जाएगी दोबारा से ये प्लाज्मा जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा और दोबारा से फिर रेडिएटिव जोन से एनर्जी आएगी और फिर दोबारा से जो है उसी तरीके से एनर्जी को मसलसल फ्लो ऑन करता रहेगा, ठीक है। अब हमने इंटरनल स्ट्रक्चर को समझ लिया और रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन को भी समझ लिया, और हमने ये भी समझ लिया कि कोर में एनर्जी प्रोड्यूस किस तरीके के थ्रू हो रही होती है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं सरफेस की तरफ। सरफेस में इतनी कोई खास चीज है नहीं। सूरज की सरफेस को नाम दिया गया है फोटोस्फेयर। इसका जो टेम्परेचर होता है वो ऑलमोस्ट आप कंसीडर कर लें कि 5500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर ऑलमोस्ट 5700 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान हुआ करता है, ठीक है। ये कोई इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं है हमारी जो जमीन पर है अभी, बल्कि चाइना ने तो जो है वो कोर से भी ज्यादा टेम्परेचर जो है वो अचीव कर लिया था अपनी लैब में, ठीक है। फोटोस्फीयर जो होती है बेसिकली ये जो है रेड कलर की अपेयर हो रही होती है, ठीक है। सिमिलर टू दैट, इसके अंदर कोई इतनी खास चीज नहीं है फोटोस्फीयर में पड़ने वाली, बस जनरली ये कि सन की जो सरफेस है, जो हमें आउटर सरफेस नजर आ रही होती है। अब ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से हमारी जमीन की एक सरफेस है हम जिसके ऊपर खड़े हो सकते हैं, इस तरीके की भी सन की भी एक सरफेस है जिसके ऊपर हम जो है वो इतनी डेंस है कि हम खड़े हो सकते हैं, नहीं। बस हमें जो आउटर एक सरफेस नजर आ रही है सन की, उसको नाम दिया गया कि ये सरफेस है, उसको एज्यूम कर लिया गया है और उसको जो है वो फोटोस्फीयर का नाम दे दिया गया है। हम दोबारा चलते हैं वापस एटमॉस्फेयर की तरफ। अब मैंने आपको बताया था 3 पार्ट्स हैं, हमने इंटरनल स्ट्रक्चर को भी देख लिया, हमने सरफेसेस को भी देख लिया, अब हम चलते हैं एटमॉस्फेयर पे। मैं इसको ए से जाहिर कर रहा हूँ एटमॉस्फेयर को। अब एटमॉस्फेयर को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो सन का जो इनर एटमॉस्फेयर है वो, और दूसरा है सन का आउटर एटमॉस्फेयर, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनर एटमॉस्फेयर और दूसरा आउटर एटमॉस्फेयर। इनर एटमॉस्फेयर को नाम दिया गया क्रोमोस्फेयर का। बेसिकली ये ग्रीक वर्ड जो है क्रोमा, उससे इवॉल्व हुआ है ये वर्ड। क्रोमा का मतलब होता है कलरफुल। जब सूरज की शुआएं जो हैं इसमें से गुजरती हैं या एनर्जी फ्लो करती है, ठीक है, तो ये जो है वो रेड कलर का अपीयर होने लगता है, दैट्स व्हाई कलरफुल हो जाता है, दैट्स व्हाई इसको नाम दिया जाता है क्रोमोस्फेयर का। और जो आउटर एटमॉस्फेयर है सन का, उसको नाम दिया गया है कोरोना का, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने में मिलती है हमें कि जो कोरोना का टेम्परेचर है, हालांकि वो एटमॉस्फेयर है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसकी आपको यूं मिसाल दूं कि एक जगह आग जल रही है, ठीक है,
जरूर उससे एनर्जी तो निकल रही है, ठीक है, आसपास का माहौल उससे गर्म होगा, लेकिन कभी भी उसका टेम्परेचर आग जितना गर्म तो नहीं हो सकता ना, ठीक है, फायर जितना तो उसका टेम्परेचर अटेन नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर हम कोरोना में आकर देखते हैं, कोरोना का जो टेम्परेचर है वो सूरज की आउटर सरफेस से कहीं ज्यादा है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, बल्कि चलें हम कंसीडर करते चलें आउटर सरफेस से ज्यादा है, लेकिन इवन के क्रोमोस्फेयर से भी ज्यादा है, ठीक है। इन दोनों से जो है कोरोना का टेम्परेचर हाई होता है, इस रीजन का टेम्परेचर। अब क्यों होता है, पहले हम इस चीज को स्टडी करते हैं कि कोरोना का जो टेम्परेचर है वो क्यों जो है वो आउटर सरफेस से भी ज्यादा है, यानी कि फोटोस्फेयर से भी ज्यादा है, और जो है क्रोमोस्फेयर से भी इसका कोरोना का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है। तो बच्चे इसके लिए हम समझते हैं सन स्पॉट्स को, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से बेसिकली क्या होता है बच्चे, कि हीट जो है वो इवॉल्व होती है और जाती है सूरज के इनर एटमॉस्फेयर में। इनर एटमॉस्फेयर में ये हीट जो है इजीली पास ऑन होती है और चली जाती है आउटर, मैं इसको ओ से जाहिर कर रहा हूँ, आउटर एटमॉस्फेयर में, जिसको नाम दिया हमने कोरोना का। अब कोरोना में क्या होता है कि ये हीट जो है वो ट्रैप होना शुरू हो जाती है। इस हीट के मसलसल ट्रैप होने की वजह से कोरोना में क्या होता है कि हीट जो है वो टेम्परेचर जो है वो मसलसल बढ़ने लगता है। दैट्स वाई जो इसका टेम्परेचर है वो सूरज की इंटरनल आउटर सरफेस जो होती है उससे कहीं ज्यादा होता है, ठीक है। ओके जी, दिस वाज आवर सन इज ऑल अबाउट। अच्छा, अब सन की कुछ और चीजें भी जो कि एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ में जो है आप अगर सन के ऊपर जो है फॉर एग्जांपल नोट आ जाता है तो वो आपने देखेंगे। एक तो सन का डायमीटर, ठीक है, ये ऐसी चीजें होती हैं जो आपको असाइनमेंट के तौर पर दी जाएंगी जब आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी। उसके अलावा मैस सन का, ठीक है, कितने प्लैनेट्स कंटेन कर रहे हैं, तो चलें आसान हो गया। उसके अलावा जो है कितना टाइम लेता है ये सन जो है गैलेक्सी के अंदर रिवॉल्व करने में। गैलेक्सी क्या है वो भी हम जो है वो कल इंशाल्लाह, कल तो नहीं खैर, कल मैं आपको किसी और चीज पर डेमो लेक्चर दूंगा, उसके बाद डेमो लेक्चर आपके एंड हो जाएंगे, फिर रेगुलर सेशन में आपको मैं बता दूंगा, ठीक है, कितना टाइम लेता है ये गैलेक्सी में जो है गैलेक्सी के सेंटर गिर्द रिवॉल्व करने, ठीक है। ये चीजें जो है ये आपने देखनी है, देख लीजिएगा। हमने सन को समझ लिया, अब लेक्चर में एंड कर रहा हूँ, आप फौरन से जो है ज्वाइन कर लें क्योंकि 1 मिनट बचा हुआ है, तो मैं लेक्चर ये ना स्टार्ट कर दूं और फिर जो है वो दरमियान में जो है